नमस्कार दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों को ये जानने की इच्छा होगी कि भाई आखिर ये सोलर मॉड्यूल्स बनते कैसे हैं। और आप लोगों की डिमांड पे हमने एक मैन्युफैक्चरर को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने ये पूरा कैसे मॉड्यूल्स बनता है इसे अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने की इजाज़त दी। जी हाँ दोस्तों, मुझे यकीन है कि भाई आप लोगों ने सोलर मॉड्यूल्स कैसे बनता है का पार्ट 1 वीडियो जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे ज़रूर देखा होगा। अभी जो आप देखने जा रहे हैं ये है पार्ट 2 वीडियो, यानी कि लैमिनेशन के बाद से लेकर पैकिंग तक कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बाद उसका फ्रेमिंग कैसे होती है, साथ ही में ये सन सिमुलेटर टेस्ट में क्या चेक किया जाता है और बाद में पोस्ट ईएल टेस्ट उसमें क्या देखा जाता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अभी बाकी हैं जो कि हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं एक सोलर मॉड्यूल के प्रोडक्शन स्टेजेस में। साथ ही में हमने आप लोगों के लिए एक और डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि भाई जिसमें ये जितने भी कंपोनेंट्स इस सोलर मॉड्यूल को बनाने के लिए लगते हैं उनका टेस्टिंग कैसे होती है, कौन कौन से पैरामीटर्स पे वो चेक होते हैं और आपको एक सही रिलायबल सोलर मॉड्यूल कैसे मिलता है या कैसे बनता है, इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वाला वीडियो भी फुर्सत में टाइम निकाल के देख लीजिएगा। ये बैक टू बैक 3 वीडियोज़ हैं। ये तीनों वीडियोज़ अगर आपने देख लिया तो आपके मन में सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने पार्ट 2 वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि भाई लैमिनेशन के बाद से लेकर पैकिंग तक क्या कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। अच्छा सर, जैसा आपने बताया था इसके अंदर ये वैक्यूम वाला, तो ये जरा ये क्या है? हाँ, ये वैक्यूम पंप है विद बूस्टर। हाँ। तो ये क्या है, बुश का है, जर्मन मेक, एंड देन ये हीटिंग यूनिट है। तो हीटिंग यूनिट आपका एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं हीटिंग की, दैट इज द ±1 डिग्री जो हम मेंटेन कर रहे हैं। और वैक्यूम का बहुत ही प्रिसीजन है क्योंकि बूस्टर लगाया हुआ है, तो उसकी जो टाइमिंग है कांस्टेंट वो आपका प्रॉपर रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि भाई ये जो वैक्यूम इज़ वन ऑफ द मेजर क्रिटिकल रोल जो यहाँ पे देखा जाता है। और यहाँ पे ये पूरे उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं मॉड्यूल, जैसा हम अपना बेकरी में देखते हैं तो कि भाई ब्रेड निकल रहा है तो वो सीधा सीधा लैमिनेट होके वहाँ पे निकलेगा। तो आइए वहाँ पे देखते हैं। तो सर अब यहाँ पे हमने जैसे लैमिनेशन स्टेज 1 स्टेज 2 जो आपने दोनों स्टेज बोले थे वो कवर होगा। एंड यहाँ से आपके हर 15 मिनट में 7.5 मिनट 7.5 मिनट में एक 4 मॉड्यूल का सेट निकलता है। तो अभी जैसे कि ये लास्ट अनलोड पोजीशन पे है। हाँ। 3 मॉड्यूल आगे चले गए हैं, 4th मॉड्यूल यहाँ पे है। तो ये 4था मॉड्यूल आगे निकले। अभी हमने क्या देखा था कि जो पीछे वाली स्टेज थी उसमें सारी लेयर्स क्या थी, अलग अलग फॉर्म में थी। लेकिन अब क्या हो गया, ये सैंडविच फॉर्म में थी, अभी क्या होगा पूरा मेल्ट हो गया। अभी जैसे मेल्ट हो गया पूरा, तो ये इस टाइप के फॉर्म में आ गया है। ओके, अभी अपना मॉड्यूल पूरा सब मेल्ट हो गया है। तो ये जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल इस हिसाब से ये पूरा सब कुछ एक जान हो चुकी है। हाँ, तो सर अभी ये जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपने बोला था सब बाहर निकल रहा है, तो इसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज पे होगा। ट्रिमिंग स्टेज। हाँ, तो यहाँ पे सब एक जान हो गया। हाँ। अभी तो ये एकदम भट्टी से निकला है तो एकदम गर्म है। हाँ, अभी इसको थोड़ा कूल अप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। जैसे जैसे आप ये ट्रिमिंग स्टेशन पे जाएगा तो यहाँ पे भी स्टैकिंग टाइप है कि ये ठंडा हो जाएगा। ओके, तो ये आएगा यहाँ और यहाँ पे नेचुरल फैन सिस्टम लगाए हुए हैं। हाँ। उधर भी और इधर भी दोनों स्टेज पे जो नॉर्मल कूलिंग के फैंस लगे हुए हैं। ओके, तो ये यहाँ से एक जान हो गया। अब बाकी क्या पैरामीटर्स है सर? अब आता है ट्रिमिंग स्टेशन सर। तो सर अभी तक तो यहाँ पे आ गया और जैसा कि आपने बताया था कि भाई यहाँ पे जो कॉर्नर्स है, हाँ, ग्लास तो है ये एक्चुअली हमने जो बैक शीट है वो जो ग्लास है, ग्लास से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखी हुई है। और जो आपकी ईवीए मेल्ट हुई वो भी थोड़ी सी आउटर के साइड में मेल्ट हुई है। तो आउटर के साइड की जो वेस्ट लेयर है उसको निकालने के लिए दैट स्टेशन इज ट्रिमिंग स्टेशन। तो ये यहाँ पे बेसिकली ट्रिम कर रहे हैं। ओके, इसका भी कोई स्पेशल मशीन है सर? हाँ, ये सर इंडक्शन हीटिंग वो है। हाँ। इंडक्शन हीटिंग नाइफ। ओके। हाँ। इस हीटिंग नाइफ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो यहाँ से निकल जा रही है। हाँ? वो जो एक्स्ट्रा इसका पार्ट है, वेस्ट पार्ट, वो पूरा निकल रहा है।
ये बेसिकली क्या है, इसके बाद इसको फ्रेम करना है, तो फ्रेम में प्रॉपर कॉर्नर जो आउटर है वो बिल्कुल शार्प एंड सोबर होना चाहिए, इसलिए अपने को वेस्ट जो है, जो ईवीए बैकशीट वेस्ट है, वो निकालनी जरूरी है। तो ये यहाँ पे पूरा आपका बैकशीट और ग्लास सब एक साइज में आ गया। अब ये ग्लास के साइज में अब अपना इसके मॉडल बाद क्या होगा सर? इसके बाद क्या हो रहा है सर, फ्लिप इंस्पेक्शन। अगर ये बाई कौन सा चांस इंस्पेक्शन सर? फ्लिप इंस्पेक्शन, विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन, Yes. फ्लिप। ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री मॉड्यूल को फ्लिप कर रहा है। ओके, फ्लिप। यस सर। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक बहुत ही कम मैनुअल इंटरवेंशन है। तो यहाँ पे बेसिकली चेक क्या हो रहा है सर? सर इसमें क्या है, हमारे जो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मोर देन 78 पैरामीटर्स, वो सारे पैरामीटर्स क्या कर रहे हैं, टेस्ट चेक हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लेमिनेटर के अंदर मॉड्यूल गया, हाँ। तो आपकी जो हमने टेपिंग लगाई थी, कहीं प्रेशर ज़्यादा तो नहीं, कहीं हाँ। कोई सेल में क्रैक तो नहीं जनरेट हो रहे, जहाँ आपका जो रिबन है वो मिस अलाइनमेंट तो नहीं हो रहा। जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो स्टिंगर मशीन है, हाँ। उसकी जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं, तो हम पीछे चेक नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे हम चेक करते हैं। बराबर। विजुअल इंस्पेक्शन में अपने को ये भी दिख रहा है कि भाई सारे एकदम अलाइंड Aligned है। है। इसमें कहीं कुछ String gap, वो तो cell gap। सेल का तो हमने इंस्पेक्शन वहीं कर लिया था, तो यानी कि यहाँ पे सेल तो बराबर होगा, बराबर। अलाइनमेंट लेकिन- देखनी है, और हाँ। कुछ और भी मिस्टेक्स अगर है हाँ। तो वो यहाँ पे बहुत पकड़ सारे लेगा, जो भी हाँ? पैरामीटर्स है वो हर चीज़ें चेक करते हैं, क्योंकि लेमिनेशन प्रोसेस ऐसा है सर, हाँ। अगर उसके अंदर बबल जनरेट हो गया, हाँ। या फॉर एग्जांपल एक मच्छर भी आ गया, हाँ। तो भी अपने मॉड्यूल के लिए क्रिटिकल है, तो वो मॉड्यूल रिजेक्ट। अच्छा सर, अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है, दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग है, यस सर। फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया। तो पहले तो ये मशीन के बारे में बताएंगे सर? हाँ सर, दैट इज अ 4-in-1 फ्रेमिंग मशीन। हाँ। इसके अंदर हम सिर्फ मैन पावर से सिर्फ फ्रेम लोड करवाते हैं, ओनली फ्रेम इज लोड। ओके, तो और 50 मॉड्यूल्स के फ्रेम लोड कर दिए, उसके बाद उसको कुछ भी नहीं देखना, देखने की जरूरत नहीं है। देखने की जरूरत नहीं है। देन ग्लूइंग ऑटोमेटिक, देन हैंडलिंग ऑटोमेटिक। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सारे फ्रेम्स एक साथ डाल दिए गए हैं, Yes, जिस sir. मॉड्यूल का चाहिए। ओके, और ये जो है ये दैट इज अ ग्लूइंग, हाँ, ग्लू। डिस्पेंसिंग बोलते हैं, ग्लूइंग हाँ। डिस्पेंसिंग मशीन। ये ऑटोमेटिकली रन कर रही है। आपका जो ग्लू है वो इक्वली इवनली आना चाहिए, तो इवनली आ रहा है प्रॉपर ऑटोमेटिकली। आप देख पा रहे हैं हाँ। हर फ्रेम में आपका ग्लूइंग जो है वो ऑटोमेटिक मशीन से डिस्पेंस हो रहा है। तो इससे दो फायदे हैं, मतलब कि एक तो आपकी क्वालिटी बरकरार है कि भाई आपको जितना चाहिए उतना ही ग्लू आ रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है। वेस्ट कहीं नहीं हो रहा। तो सर ये जो बेसिकली ये पूरा जो है, ये पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक है। चारों बाजू के जो आपके फ्रेम है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, सब इसमें एक बार लोड कर दिया। एंड ये जो ग्लू वाली मशीन है, ये भी ऑटोमेटिकली उसमें ग्लू डाल दिए, जितना चाहिए उतना ही डालेगी। हाँ, तो ना तो यहाँ पे वेस्टेज है, और ना ही ऐसा कि भाई बाद में ग्लू को भी साफ किया जाए, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है। कोई चक्कर नहीं। जितना चाहिए एकदम ओके है। ओके। और इसमें प्लस पॉइंट क्या है सर, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है फ्रेमिंग मशीन, क्योंकि जो आपकी आउटर है, हमने आउटसाइड में तो आपकी बैकशीट लगा दी, लेकिन जो एजेस हैं वो आपकी इंसुलेट होने चाहिए। उसके अंदर अगर वाटर चला गया तो आपका मॉड्यूल आने वाले टाइम में डीलेमिनेट हो जाएगा, बराबर। और उसमें लीकेज करंट आ जाएगा, बराबर। तो आपको शॉक भी लग सकता है, सेफ्टी इश्यूज भी आ सकते हैं। तो उसके लिए आपका जो फ्रेमिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छा, तो जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं सर, इसमें आपका यहाँ पे आपका लॉक्स भी है। यस सर। तो ये जो है ये इंटरलॉक हो जाता है उधर यस जाके, हैं? सर, ये इंटरलॉक हो जाएगा। ये टॉप को टॉप के साथ, बॉटम को बॉटम के साथ। और ये इस फ्रेम की कुछ खासियत है सर? सर ये फ्रेम जो है, दैट इज इसमें तो जो है माइक्रोन्स, हाँ। जो एनोडाइजिंग है वो 15 माइक्रोन होनी चाहिए, और इसकी जो थिकनेस है वो 1.4 से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, ये एज पर BIS नॉर्म्स। यस सर। ओके, और ये जो होल्स और ये माउंटिंग होल्स, ये जो दो होल्स हैं, दैट इज द वेंट होल, हाँ। जो ये है ये ड्रेन होल। ड्रेन होल है, और जो माउंटिंग के भी होल्स हैं, हाँ। आर्थिंग वाले होल्स हैं, वो सब इसी वक्त Yes, sir. ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड। तो सर जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, वो वाले फ्रेम लग गया, फ्रेम ऑटोमेटिक मशीन से हो रहा है, और वहाँ से आएगा। अब ये फ्रेम लगने के बाद इसको कुछ क्योरिंग टाइम और उसके पीछे जंक्शन बॉक्स भी लगाना है। हाँ? अभी तो सर यहाँ पे अभी मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, आपका फ्रेम लग गया है, हाँ। तो आपको अपने मैकेनिकल स्ट्रेंथ आउटर में भी दे दी है। जी। मींस अपने को एक तो आउटर में हल्का चाहिए,
क्योंकि वेट नहीं बढ़ना चाहिए। तो अपने लिए सबसे बढ़िया मटेरियल था एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम से अपने इसको पूरा कवर कर दिया है। अब इसको आउटर में मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल गई है। देन अपने जो 4 टर्मिनल्स है, अभी हमारे पास ओपन चीज क्या है, दैट इज द 4 टर्मिनल। अब इसको भी हमें क्या सील करना है, तो हम क्या यहाँ पे लगाएंगे जंक्शन बॉक्स। तो जंक्शन बॉक्स की जो ग्लूइंग मशीन है दैट इज आल्सो ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हम इसको चारों कनेक्शंस को इससे कनेक्ट कर देंगे जंक्शन बॉक्स। तो आपने उधर बताया था यहाँ से 2 टर्मिनल निकले हाँ। हैं, हाँ? ये जो और यहाँ पे ये जो है ये आपका बाईपास डायोड भी लगा हुआ है। यस सर, ये जो 4 टर्मिनल्स है सर, बेसिकली ये पहला टर्मिनल दैट इज नेगेटिव और जो आउटर वाला है दैट इज द पॉजिटिव। जो सेंटर के 2 टर्मिनल है वो बाईपास के लिए। ये आप 3 डायोड्स देख रखे हैं, दैट इज द 4 टर्मिनल 3 डायोड बाईपास डायोड्स है तीनों। ठीक है, ये तीनों बाईपास डायोड क्या करते हैं, बाई चांस अगर कोई भी स्ट्रिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बाईपास कर देते हैं। और सर एक और चीज़ था, जैसा कि हमने वहाँ पे देखा, वो जो ग्लूइंग है वो ऑटोमेटिक हो रही है और उसके कारण अक्सर हमने देखा है मॉड्यूल में पीछे बाजू ग्लू है, भद्दा अगर कोई मैनुअली करता है तो एकदम भद्दा सा उसको फिर निकालना पड़ता है। यस सर। तो उसमें कभी कटिंग करनी पड़ती है, तो कटिंग के करते वक्त भी कभी ब्लेड से बैकशीट भी कट जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई झंझट ही नहीं है। नहीं, कोई झंझट नहीं। जो आपका सर जो आपका ग्लूइंग बाहर निकला है वो टोटली सारा इवनली साफली इवनली निकला है, तो उसको कुछ करने की जरूरत है। ओके, और जैसा कि आपने बताया यहाँ पे अपना जंक्शन बॉक्स जो है ऑटोमेटिकली उसका वो हो रहा है, ग्लूइंग हो रहा है सर। हाँ, ग्लूइंग हो रहा है। तो सर यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अभी ये सब गीला है ना सर? yes, मतलब कि अब इसको कुछ क्यूरिंग टाइम लगेगा? हाँ सर, क्यूरिंग टाइम लगेगा। हाँ। तो जो आपकी जो अपर लेयर है, हाँ। जो सबसे ये क्या है सर, एक सीलेंट जो है दैट इज अ लेयर फॉर्म में है। आपको दिख रहा है सिंगल, लेकिन ये लेयर फॉर्म में है। तो धीरे धीरे अपर की लेयर सूखनी शुरू होगी, लेकिन जो टॉप लेयर है वो 5 मिनट बाद सूख जाएगी। आप हाथ लगाएंगे आफ्टर 5 मिनट तो प्योर हो जाएगी अपर लेयर। लेकिन जो प्योर क्यूरिंग है, टोटल क्यूरिंग आपको चाहिए 4 घंटे। 4 घंटे? ठीक, 4 घंटे बाद आप इस मॉड्यूल को छेड़ सकते हो। 4 घंटे तक आप इस मॉड्यूल को छू नहीं सकते। अगर आप इसको टच करोगे तो आपकी जो सीलेंट है वो प्रॉपर सीलिंग नहीं होगा। तो अभी अपन इसको क्या करते हैं, हम 4 घंटे के लिए क्यूरिंग एरिया में रख देते हैं। तो ये प्रॉपर क्यूरिंग एरिया बना रखा है। yes, तो क्यूरिंग एरिया में क्या क्या है एग्जैक्टली इसमें क्या हमने एक तरह के कूलर लगा रखे हैं जो कि ह्यूमिडिफायर का काम करते हैं। तो ह्यूमिडिफायर में क्या होता है, आपकी ह्यूमिडिटी जो बढ़ जाती है। हाँ। ठीक है, वो ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपका जो इसका क्यूरिंग टाइम है कम हो जाता है। यस सर, कम हो जाता है। सर एक और चीज़ मेरे को बता दीजिए, ये वाला जो हमने देख रहे हैं फ्रेम आपने बताया था, उसमें हमने वहाँ पे देखा था कि भाई अर्थिंग का भी होल है, माउंटिंग की भी होल है। तो ये माउंटिंग स्ट्रक्चर में एक मैंने सुना है सर कि अगर इसमें होल किया जाए या ऐसे तो उसमें वारंटी क्लॉजेस और वो सब। हाँ सर, अगर आप फील्ड में जाके इसमें होल करते हैं, पहले तो सर जगह नहीं है। हाँ। फिर आप अगर होल मारना चाहते हैं ड्रिल मशीन से, तो क्या होता है, आपके अगेन जो आपने बोला कि बैकशीट पंच हो जाती है। हाँ। अगर बैकशीट पंच होगी तो मीन्स आपका इंसुलेशन फेल हो गया। इंसुलेशन फेल हो गया मीन्स आपका मॉइस्चर अंदर चला जाएगा, आने वाले कुछ टाइम में वो मॉड्यूल फेल हो जाएगा और वो आपके लिए रिस्की भी है। ऐसा करना हम तो अवॉइड करते हैं, सभी कस्टमर्स को स्पेशल इंस्ट्रक्शन। मोटा मोटी ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको वारंटी क्लॉज में अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई देयर शुड नॉट बी एनी पंचर। आप अलग से कोई पंचर करेंगे देन यू आर आउट ऑफ वारंटी। अच्छा सर, यहाँ तक तो जैसा कि हमने देख लिया, ये एकदम कहीं कोई बबल नहीं है, हमने विजुअल इंस्पेक्शन भी कर लिया था। अब इसके बाद कई मैन्युफैक्चरर्स को देखा है कि भाई वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारा मॉड्यूल बहुत ही अच्छा है और उसके ऊपर कूद के दिखाते हैं, इनको तो गाड़ी भी चला रखे हैं। तो ज़रा उसके बारे में बताएंगे कि भाई क्या अगर ऐसा किसी ने किया तो जैसा हमने एक्सरे पहले निकाला था वो हम एक्सरे बाद में भी निकालते हैं? हाँ सर, हम क्या करते हैं अभी, जैसे क्या है, अभी हमने जैसे इसको क्यूरिंग के लिए रखा। हाँ। क्यूरिंग के बाद हम इसको फॉर एग्जांपल हल्का फुल्का क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं या अपने टेस्टिंग करते हैं। तो मॉड्यूल की एक तरह की हैंडलिंग होती है। उस हैंडलिंग के लिए अगर उसके अंदर कुछ भी जैसे आपने बोला कि गाड़ी चला दी या कुछ भी चला दिया, पहली बात नॉट रिकमेंड है कि अगर आपके मॉड्यूल के ऊपर, हाँ, मॉड्यूल के ऊपर एक सर्टन वेट है, सर्टन वेट तक आप वेट डाल सकते हो। अगर आप उसके ऊपर वेट डालेंगे तो उसके अंदर माइक्रो क्रैक जनरेट होने, बिकॉज दैट इज द जो ग्लास है वो 3.2 mm है। ठीक है, तो 3.2 mm का अगर ग्लास है और इतना बड़ा ग्लास है तो उसमें अपने आप एक वेव आ जाती है। अगर आप उसके ऊपर कूदेंगे तो उसमें माइक्रो क्रैक जनरेट होंगे।
ठीक है, एक बार माइक्रो क्रैक जनरेट हो गया तो देन उसके बाद उसका हॉटस्पॉट एंड लॉट ऑफ माइक्रो क्रैक। तो दोस्तों मैं यहाँ एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि भाई एकदम क्लियर कट बता देना चाहूँगा कि भाई आप अपने मॉड्यूल के ऊपर ना तो चढ़ें, ना बैठें, ना कूदें। ये जो मॉड्यूल का एरिया होता है ये बहुत ही फ्रेजाइल है, माना कि ये बहुत तगड़ा होता है, लेकिन इसके ऊपर चढ़ना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा, सर ने, गुरमीत सिंह सर ने हमें बताया कि भाई ये प्रोडक्शन होने से पहले, लैमिनेशन होने से पहले ईएल टेस्ट हुआ था। उसमें हमने देखा कि भाई एक भी सेल में क्रैक नहीं था और वही चीज़ आगे गई और उसके बाद उसका लैमिनेशन हुआ। एंड कल को खुदा ना खास्ता आप बोलते हैं एज ए कस्टमर कि भाई मेरा मॉड्यूल नहीं चल रहा, देन गुरमीत सिंह साहब उस मॉड्यूल को उस ईएल टेस्ट करवा लेंगे और वहीं से पकड़ में आ जाएगा कि भाई इसका तो सेल टूटा हुआ है। एम आई राइट सर? यस सर। तो सर वो ईएल टेस्ट भी दिखाएंगे सर? हाँ सर, डेफिनेटली। अभी सर इसके बाद क्यूरिंग के बाद हम तो हमारा फाइनल स्टेज आती है टेस्ट। हाँ, अभी अब जो क्यूरिंग है, क्यूरिंग 4 घंटे क्यूरिंग के बाद हमारी जो फाइनल स्टेज आती है वो है टेस्टिंग। टेस्टिंग में अभी क्या क्या बाकी है सर? सर टेस्टिंग में सन सिमुलेशन बाकी है, देन हाईपॉड बाकी है, देन आपका फाइनल ईएल। ओके, फाइनल ईएल। फाइनल ईएल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग। अच्छा सर, अभी ये वाला जो आप बता रहे थे वो सन सिमुलेटर वो इसी में है? इसी में। तो ये इसको हमारा क्लोज इन्वायरमेंट बनाया हुआ है। आप देख रहे होंगे ब्लैकिश दिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो सन सिमुलेशन होता है एक तरह की एक लाइट इंड्यूस होती है, वो आपकी रिफ्लेक्शन बाहर ना जाए, इसलिए। यस सर। तो ये जैसा कि हम ये रूम देख सकते हैं, ये अलग से एक क्लोज इन्वायरमेंट बना रखा है, जो हम लोगों का जो BIS स्टैंडर्ड या जो हम लोग ये सर जो स्टैंडर्ड है दैट इज IC स्टैंडर्ड। जो IC स्टैंडर्ड्स है वो ये कहता है जो मॉड्यूल की टेस्टिंग होनी चाहिए वो STC पे होनी, स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन। तो उसके लिए उन्होंने 3 कंडीशंस दी हैं। फर्स्ट, जो आपका क्लोज इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री होना चाहिए। मतलब कि आपका मॉड्यूल का जो जब टेस्टिंग हो रही है मॉड्यूल का टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए, बट दैट इज द आइडियल कंडीशन। लेकिन ये हो नहीं सकता, तो दैट इज ±2%। मगर आपका 23 डिग्री से लेके 27 डिग्री तक होना चाहिए, बट आपका जितना 25 डिग्री के क्लोज होगा उतना एक्यूरेट होगा। तो ये हो गया एक तो टेम्परेचर। सेकंड कंडीशन है आपकी जो रेडिएशन है, वो रेडिएशन 1000 वेबर पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। देन उसके बीच में आपका एयर मास जो AM है 1.5 होना चाहिए। ओके, तो तीनों यहाँ पे मेंटेन तीनों मेंटेन। तो यहाँ पे सर ऐसा कुछ आपने कोई स्टैंडर्ड भी है कि भाई ये मॉड्यूल, हाँ भैया ये एज पर स्टैंडर्ड से फिर उसी हिसाब से इसका कैलिब्रेशन होता है? हाँ, ये सब तो पहले सब थर्ड पार्टी से मशीन का कैलिब्रेशन होता है, वो हर साल रिन्यू होता है मशीन का कैलिब्रेशन। देन मशीन के ऊपर जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अब हमारे पास क्या मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तो मल्टीपल, हाँ पूरी रेंज है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसको थर्ड पार्टी से हर एक मॉड्यूल को वो STC करवाते हैं। तो थर्ड पार्टी मतलब जो लैब्स है, सर्टिफाइड लैब्स है, TUV एनेबल अप्रूव्ड जो लैब्स हैं, उसको उससे हम सर्टिफाइड करवाते हैं। तो वो एक बेंचमार्क हो गया कि भाई आपके इधर से जो भी इसके अंदर से उसके आजू बाजू या उतना टेस्ट होना चाहिए। यस सर। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हम इस मशीन को कैलिब्रेट करते हैं, फिर उसके मॉड्यूल्स को कैलिब्रेट करते हैं। ओके, तो सर अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे अभी तक सब आ गया, सन सिमुलेटर पे आ चुका है। ये अभी हम लोग जो मॉड्यूल देख रहे हैं ये कितने वॉट पीक का है सर? ये 335। हाँ, ये 335 वॉट पीक का मॉड्यूल है। और दोस्तों यहीं पे एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो एक टेस्ट सर्टिफिकेट जनरेट होगा उसको आप प्रिंट आउट भी निकल के देखेंगे। जो हम लोगों का IV कर्व है वो यहाँ पे दिखेगा और वही IV कर्व की शीट हर मॉड्यूल के पीछे रहेगी और उस पर जो बारकोड छपा होगा वो मॉड्यूल के पीछे छपा होगा और वो जो RFID है उसके अंदर उस मॉड्यूल का पूरा डेटा उसी के अंदर रहेगा। अभी हम वो भी देखते हैं, तो सर एक बार देख लें। हाँ। ये अभी कनेक्शंस कनेक्ट कर रहे हैं JB के साथ। अभी इसके ऊपर ये सीरियल नंबर की टेस्टिंग हुई। ओके, 339। अभी हमारा जो मॉड्यूल है अभी 335 में बिनिंग हो रहा है, मीन आपका एक्चुअल जो पावर आ रही है 339.19 बराबर। मतलब आपका जो मॉड्यूल है हम जो सेल कर रहे हैं दैट इज 335 वॉट, लेकिन उसकी जो वाटेज आ रही है एक्चुअल वाटेज वो 339 वॉट, मीन्स आपको पॉजिटिव टॉलरेंस में
हम मॉड्यूल्स को दे रहे हैं। बराबर। और सर इसका जो ये IV कर्व का शीट, हाँ, दैट इज द, ये IV कर्व है हाँ। आपकी बेसिकली। इसके अंदर अभी जो आप ये देख रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स, बराबर, ठीक है। बट ये 25-30 पैरामीटर हैं जो आपको दिख रहे हैं, जैसे कि आपको रेडिएशन दिख रही है, देन कंपनी नेम दिख रहे हैं, देन आपको सेल नंबर्स दिख रहे हैं, देन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स दिख रहे हैं। IOC, VOC, IMP, Yes, sir. BMP, ये सब लेकिन कुछ- ये आपको जो दिख रहे हैं, जो हमने पैरामीटर्स दिखाने चाहिए वो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से हिडन पैरामीटर्स हैं। आपको बहुत से पैरामीटर मिलते हैं जो कि हम आपको FTR के साथ देते हैं। जो भी जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वह उस हिसाब से, इसके मोर देन 100 पैरामीटर्स हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये IV कर्व की शीट है। ये हर मॉड्यूल के पीछे आपको मिलेगी और यहाँ पे जो नंबर है वही बार कोड इस मॉड्यूल के पीछे भी रहेगा, यानी कि आप मॉड्यूल टू मॉड्यूल भी चेक कर सकते हैं, मॉड्यूल टू सर्टिफिकेट, कि भाई ये इसी का सर्टिफिकेट है कि नहीं। एम आई राइट सर? Yes, sir. कई जगह पे मैंने ये भी सुना है कि भाई एक बार जेरोक्स बना दिया, दे छापो एंड निकालो। हाँ सर, ऐसा ऐसा तो नहीं है ऐसा ना? ऐसा होता है, बट हाँ। यहाँ पे सर हम ऐसा वो नहीं है। बट आप कभी भी किसी भी टाइम में मॉड्यूल लेके यहाँ पे रीटेस्ट करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए अब यहाँ से ये सन सिमुलेटर से यहाँ से निकला, एक हमको टेस्ट सर्टिफिकेट मिला। अब हम आगे देखते हैं। हाँ? तो सर जैसा कि यहाँ से सन सिमुलेटर से ये आएगा यहाँ पे, अब वो RFID वाला ज़रा बताएंगे सर, वो कैसे है? सर अभी क्या हुआ, जब सन सिमुलेशन में अपने देखा जो पैरामीटर्स, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स वहाँ से अपने पास आ गए हर मॉड्यूल के, तो अभी हम उसको क्या कर रहे हैं, RFID में लोड कर रहे हैं। तो दैट इज अ RFID राइटर। हाँ, तो इस RFID पे राइटर पे क्या होता है, ये RFID को स्कैन करता है, उसके बाद जैसे ही हम इसमें मॉड्यूल सीरियल नंबर डालते हैं, हाँ। उसके बाद उसका डाटा उसके अंदर फैच हो जाता है। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज की डेट में हर BIS मॉड्यूल के ऊपर RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस ये होता ही है। अगर इसे मैंडेटरी बोल दें, हाँ सर, ये MNRE के अकॉर्डिंग 100% होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। तो और मतलब आपका ये क्यों मॉनिटरी है, क्योंकि आपका अगर आपको 20 साल बाद 5 साल बाद डाटा चाहिए, तो आपका जो बैक लेवल है हो सकता है फेड हो जाए, या फ्रंट का कुछ भी फेड हो जाए। लेकिन आप RFID जो है, जो कि अपन ने आजकल ऑटोमोबाइल्स में भी हर जगह RFID एप्लीकेबल है, तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा फीड रहता है आप कभी भी। मतलब कि ऐसा नहीं, मतलब कि हर बार कोड में क्या है कि हर एक के पास जाके ऐसे बार कोड रीड करना पड़ेगा। तो RFID में मतलब ये कि भाई आपने एक साथ 20 मॉड्यूल लगे हुए हैं, आपने RFID टक 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 टक, यस सर, ये एडवांटेज है। एडवांटेज है। तो अब यहाँ से देन हमारा सबसे एक प्लस पॉइंट है सर हमारी कंपनी का, कि जो हमने अभी तक अपने बात की दैट आर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की, तो मॉड्यूल में हमने अभी तक बात की है कि सब हम क्वालिटी देखते हैं, मशीन्स भी अच्छी हैं, एवरीथिंग इज गुड, बट हमने अभी तक बात नहीं की सेफ्टी। तो जो सेफ्टी है, क्योंकि हमारा जो मॉड्यूल है वो 1500 वोल्ट पे आपके रूफटॉप पे या आपका ग्राउंड लेवल पे इंस्टॉल होना है, तो उसको चीज़ को सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने अभी यहाँ पे इनलाइन हाईपॉट टेस्टिंग मशीन लगाई। हाई पोटेंशियल टेस्टिंग। तो हम यहाँ पे क्या करें, जैसे फॉर एग्जांपल 1500 वोल्ट का मॉड्यूल है, तो मल्टीप्लाई इनटू 3 मतलब 4500 वोल्ट, मगर 4.5 किलोवाट वोल्ट पे हम इसको मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं, दैट इज 1 मिनट के लिए। अगर उसके अंदर लीकेज करंट इंड्यूस होता है, हल्का सा भी जो आप PID बोल रहे हैं इंड्यूस होता है, तो यहाँ पे वो फेलियर दिखा देगा। दैट मीन्स अगर सेफ्टी इशू, अगर कहीं भी लीकेज हो गया, तो आपका 1000 वोल्ट में किसी का टच हो गया, तो एट ए टाइम वो खत्म है आदमी। तो उस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं हाई पोटेंशियल पे। ओके, तो जो BIS के नॉर्म्स अगर भेजे, तो भाई एक ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स चेक करना होता है, एक सेफ्टी और एक मैकेनिकल तीनों चीज़ें इसमें, तीनों चीज़ें यहाँ पे आ पर रही हम ये कंपनीज करते हैं, बट वो लॉट वाइज करते हैं। एक लॉट में से एक मॉड्यूल टेस्ट कर लिया, 2 मॉड्यूल टेस्ट कर लिए, लेकिन हमारी कंपनी का एक नॉर्म्स है, इनलाइन है, और हर मॉड्यूल टेस्ट होके आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर इसके अंदर कोई भी फेलियर आता है, तो वहाँ पे आपकी रेड बीप जल जाती है। अब कनेक्ट हो गया, अभी ये टेस्टिंग चल रही है। तो वहाँ से हमको पता लग जाएगा कि भाई हाँ, ये सही अभी ये टेस्टिंग प्रोसीजर है। अगर इसको खोल दिया जनरली, इसके अंदर भी आपका पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि हाई वोल्टेज है, आपको शॉक लग सकता है। अभी ये पास हो गया, हाँ। तब रनिंग में था जब आपकी येलो चल रही थी। अभी देन तो अब आया जो कि भाई फाइनल एक्सरे, फाइनल है। भाई अब सब कुछ हो चुका है,
अब इसको डिस्पैच के लिए भेजना है। उससे पहले एक बार हम चेक कर लें कि भाई जो भी हमने बनाया वो सब कुछ सही है। तो अब ये आ गया फाइनल ईएल। फाइनल एक्सरे मशीन, ये फाइनल ईएल मशीन है। इसमें हमने ये कंसेप्ट बहुत पहले लॉन्च हुआ था 2010 में। 2010 में ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद पहले क्या होता था, बहुत सी रिजेक्शन आती थी, माइक्रो क्रैक्स कोई भी चीज़ पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन ये ईएल आने के बाद क्या हुआ, जितने भी माइक्रो क्रैक्स हैं वो हम पकड़ पा रहे हैं कि अगर उसके अंदर माइक्रो कल को क्या जाके वो बढ़ भी सकता है, फील्ड में जाके वो हॉटस्पॉट क्रिएट हो सकता है, तो उसमें आपके मॉड्यूल्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ेंगी। तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए हमने ईएल मशीन का अभी ईएल मशीन हर जगह पे एप्लीकेबल कर दी। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, 2 ईएल मशीन है, एक प्री में, एक पोस्ट ईएल। तो दोस्तों इसी मशीन की मैं बात कर रहा था। ये पोस्ट ईएल मशीन है जो कि मॉड्यूल बनने के बाद एक और चेकिंग होती है कि भाई आपका जो मॉड्यूल जो आपके पास मिलेगा वो प्रॉपरली टेस्टेड, ट्राइड, सर्टिफाइड है कि नहीं। अब आपके मन में जो मैंने पहले क्वेश्चन डाला था कि भाई अगर आप फील्ड में से हमको बोलते हैं, इनको बोलते हैं कि भाई आपका मॉड्यूल में क्रैक्स हैं या पहले ही ख़राब है या इससे आउटपुट नहीं निकल रहा, तो इसमें यहाँ तक आपने जैसा देखा कि उसके RFID में भी पूरा उनका डेटा था, उनके बारकोड में भी उनका पूरा डेटा था। अब ये वाले हिसाब से ये कभी भी उसका पूरा कुंडली निकाल सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि भाई उसमें तकलीफ़ क्या थी, रियली थी या इन फील्ड आई। तो ये वारंटी क्लाउजेस के लिए भी एक बड़ा पॉइंट है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, कभी भी किसी भी मॉड्यूल के ऊपर चढ़िएगा मत या उसके ऊपर कूदिएगा मत, खासकर कोई भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर मत डालिएगा। ये सेफ्टी के लिए है, ये मॉड्यूल की सेफ्टी के लिए है और आप लोगों के लिए भी है। तो सर अल्टीमेटली अब यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद चले आएगा आपका डिस्पैचेस के लिए, तो पैकिंग वैकिंग होगी एंड वहीं उसका सर्टिफिकेशन, एंड जैसा किसी को पैलेट में चाहिए तो पैलेट में ले लेगा और किसी को 2 पैकिंग में चाहिए, जो आपके जो स्टैंडर्ड पैकिंग है उसमें चले आएगा। हाँ, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अभी तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि भाई एक सोलर मॉड्यूल कैसे बनता है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 वीडियो में हमने बताया था कि भाई सेल से लेकर लैमिनेशन तक, और ये वाले वीडियो में आपने देखा कि भाई लैमिनेशन से लेकर पैकिंग तक कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, कहाँ कहाँ उनकी चेकिंग होती है, फ्रेमिंग कैसी होती है, सेल सिमुलेटर टेस्ट में कैसे उसका चेकिंग होती है, कौन कौन से पैरामीटर्स देखे जाते हैं। तो ये सब आपने देख लिया और आपने देखा कि भाई अल्टीमेटली आपको एक रिलायबल, टेस्टेड, ट्राइड, सर्टिफाइड मॉड्यूल्स कैसे मिलता है, इनफैक्ट कैसे बनता है। तो ये सब चीज़ें अब आपके मन में क्लियर हो गया होगा कि भाई एक सोलर मॉड्यूल रियली कैसे बनता है। अब बात आती है कि भाई इन जो सोलर मॉड्यूल्स में यूज़ होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ग्लास हो गया, EVA शीट हो गया, आपका पीछे का जंक्शन बॉक्स हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं इनका भी एक टेस्टिंग पैरामीटर्स है और इनको भी प्रॉपरली चेक किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस टॉपिक पे भी इंटरेस्टेड हो कि भाई इस मॉड्यूल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी टेस्टिंग किस किस पैरामीटर पे की जाती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ये टोटल 3 बैक टू बैक वीडियोज़ हैं जिसमें हमने पूरा मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझाया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप फुर्सत में टाइम निकाल के आप इन तीनों वीडियोज़ को देखें, समझें और अपने लिए एक सही डिसीजन लें। और हाँ, आप लोगों को बता दूं कि भाई सोलर मॉड्यूल से ही रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर कम से कम भी 10 से 15 डेडिकेटेड वीडियोज़ हैं। कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, कैसे होते हैं, क्या चीज़ होती है, बाईफेशियल क्या होता है, कट सेल क्या होता है, ये सब चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है। आपके पास अगर समय है तो आप उनको भी देख लीजिएगा। कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अब आपके मन में ये तो क्लियर हो गया होगा कि भाई सोलर मॉड्यूल्स आखिर बनते कैसे हैं। आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दिया वो आपको किसी न किसी काम आया होगा। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को और लोग के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। और हाँ, ऐसे ही लेटेस्ट और रेगुलर अपडेट्स के लिए सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड, खासकर सोलर प्रोडक्ट्स, एप्लीकेशन, उन प्रोडक्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रोसीजर और गाइडलाइंस के ऊपर ही हम इस चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं या प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। चैनल के मेंबर बनना बहुत ही आसान है। नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उसे बस दबा के आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेंबरशिप के अपने ही फ़ायदे हैं, फिलहाल उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियोज़ है।
वो भी आप देख सकते हैं। हाँ, अगर आपको पढ़ने का शौक़ है या कुछ डाउनलोड करने का शौक़ है या एक प्रॉपर जगह पे सब आपको एक प्रॉपर अरेंज्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट solarismypassion.com के ऊपर भी जा सकते हैं। वहाँ पे ये जितना भी वीडियोज़ या जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हमने प्रॉपरली सेग्रीगेट करके एक एक सेक्शंस में रख रखा है। आप अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी तसल्ली के हिसाब से वहाँ पे जाके वो पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।